फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरी अलवार, अंडाल, टोंडर, डिपोड़ी अलवार और नमलचार के गीतों का संकलन किया गया है? फ्रेंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये पीसीएस लेवल तक का क्वेश्चन है और सेंट्रल लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरी अलवार, अंडाल, टोंडर, डिपोड़ी अलवार और नमलचार के गीतों का संकलन किया गया है? ए है दिव्य प्रबंधम, बी है तेवरम, सी है तिरुवाचकम एंड डी है तिरुमुरई। तो फ्रेंड, इसमें जो है कि इसमें दो संत होते थे, एक नयनार संत होते थे और एक अलवार संत होते थे। नयनार संत जो थे वो शिव भक्त थे और अलवार संत जो होते थे वो विष्णु भक्त के भक्त थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि नयनार संत जो थे वो किसके भक्त होते थे? तो नयनार संत जो थे वो शिव भगवान को मानते थे और अलवार संत जो होते थे वो विष्णु भगवान को मानते थे। और नयनार संत में जो संख्या थी संतों की वो 63 थी। ओके, और अलवार संत की जो संख्या थी संतों की वो 12 थी। और नयनार संत में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे वो थे अपार, समंदर और सुंदरार और मणिक व सागर। और उनके गीतों के दो संकलन थे, तो वो मिलते थे वो तेवरम में और तिरुवाचकम में। और ये शिव भक्त को भगवान को बहुत मानते थे। अब जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, पूछा है कि किस ग्रंथ में पेरी अलवार, अंडाल, टोंडर, डिपोड़ी अलवार और नामलचार के गीतों का संकलन किया गया है? तो फ्रेंड, वो दिव्य प्रबंधन नाम के गीतों में किया गया है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि अलवार संत जो थे, अलवार संत की संख्या 12 होती थी और वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे, जिसमें प्रसिद्ध था पेरी अलवार। क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, पेरी अलवार, अंडाल, टोंडर, टिपोड़ी अलवार और नामलचार के गीतों का क्या इसमें संकलन किया गया है? ओके, और ये गीत जो है वो किसमें संकलित है? वो दिव्य प्रबंध में जो है वो संकलित है। ओके, दिव्य प्रबंधम में। राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये विष्णु के भगवान को मानते थे अलवार संत। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना हुई थी वो 1781 में हुई थी। ओके, ए का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1791 में, बी का सेकंड। और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1835 में हुई थी और सी का जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। और वुड डिस्पैच की स्थापना कब हुई थी? तो वो थर्ड हुई थी 1854 में। तो ए का जो हो जाएगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा एंड डी का हो जाएगा थर्ड। ओके, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम की जो स्थापना हुई थी वो जो 1835 में हुई थी। और वुड डिस्पैच की स्थापना जो हुई थी 1854 में हुई थी। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक या घटक कौन है? ए है जन्म, मृत्यु, विवाह, बी है प्रवास, जन्म, मृत्यु, सी है विवाह, प्रवास, जन्म और डी है अप्रवास, जन्म और उत्प्रवास। तो इसमें जो है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 जो है मुख्य घटक कौन है? तो प्रवास, जन्म और मृत्यु। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक विस्तृत है। फिल इन दी ब्लैंक्स अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक क्या है? विस्तृत है। तो ए है अटलांटिक महासागर, बी है आर्कटिक महासागर, सी है दक्षिण महासागर एंड डी है प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड, दक्षिण महासागर को ही हम आर्कटिक महासागर जो भी बोलते हैं। ओके, तो दक्षिण महासागर जो है वो 60 डिग्री साउथ में लैटिट्यूड से अटलांटिक महाद्वीप को क्या करता है? वो घेरता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ता है, किसको किससे जोड़ता है? ए है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, बी है आर्कटिक और प्रशांत महासागर को, सी है अटलांटिक और प्रशांत को, डी है आर्कटिक और भारतीय को। तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो जोड़ता है वो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरठ में सिपाहियों ने किस दिन को विद्रोह किया? मेरठ में सिपाहियों ने किस दिन को विद्रोह किया? तो ए है 10 मई 1857, बी है 3 मई
1857, सी है 28 मई 1857 एंड डी है 16 मई 1857। तो मेरठ में सिपाहियों ने किस दिन को विद्रोह किया, तो वो किया 10 मई 1857 को। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ए है अंटार्कटिका को, बी है मेडागास्कर को, सी है आइसलैंड एंड डी है ऑस्ट्रेलिया। तो द्वीपीय महाद्वीप जो कहा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से किस पुस्तक का जो है, निम्नांकित में से किस पुस्तक का मुगल काल में जो है रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया? तो मुगल काल में जो रज्मनामा क्या थी, वो फारसी भाषा का शब्द है और रज्मनामा का मतलब क्या है? युद्ध है। ओके, और ये मुगल काल, उस समय अकबर थे इसके शासक मुगल काल में। तो ये निम्नांकित में से किस पुस्तक का मुगल काल में रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया है? तो ए है रामायण, बी है योग वशिष्ठ, सी है महाभारत एंड डी है पंचतंत्र। तो निम्नांकित में से किस पुस्तक का मुगल काल में रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया है? तो वो महाभारत में किया गया है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। और रज्मनामा क्या है? रज्मनामा जो है एक युद्ध है और पारसी भाषा का एक शब्द है। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है देश और क्षेत्र और स्थानांतरित खेती है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड, पूछा है एग्जाम में भी। तो और सेंट्रल लेवल में भी फिर पूछा है कि देश और क्षेत्र फिर स्थानांतरित खेती। तो भारत, फिर मध्य अमेरिका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। तो भारत जो है, भारत में झूम खेती होती है। ओके, और मध्य अमेरिका में मिल्पा होता है, और ब्राज़ील में रोका, और इंडोनेशिया में लदांग। तो राइट, सारा इसमें राइट है, सामने सामने है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में झूम खेती होती है, स्थानांतरित खेती में झूम है, और मध्य एशिया अमेरिका मिल्पा, ब्राज़ील रोका, इंडोनेशिया लदांग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है एक संसाधन बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है एक संसाधन बनाता है? ए है इसकी कमी, बी है इसकी उपयोगिता, सी है इसकी मात्रा एंड डी है उपरोक्त सभी। तो जो है संसाधन जो बनाता है वो है उसकी उपयोगिता क्या है वही उसका क्या है? संसाधन बनाता है, कि संसाधन की उपयोगिता है। तो इसकी उपयोगिता, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन क्या है? ए है 78% एंड 21%, बी है 72% एंड 21%, सी है 72% एंड 27%, डी है 78% एंड 29%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन क्या है? तो 78% एंड 21% है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? ए है कपास, बी है पटसन, सी है नायलॉन, डी है रेशम। तो सुनहरा रेशा जो है फ्रेंड, उसे पटसन को कहा जाता है, सुनहरा रेशा। ओके, और जो है पटसन को कहा जाता है, और ये किस मिट्टी में उगता है? तो ये जलोढ़ मिट्टी में उगता है, और उच्च तापमान और भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की इसमें आवश्यकता होती है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये बढ़ता है, और अग्रणी निर्माता भारत और इसके बांग्लादेश है। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है, और ये किस मिट्टी में होता है? तो ये जलोढ़ मिट्टी में होता है, और इसके जो तापमान में कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है इसमें? तो इसमें उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये बढ़ता है, और अग्रणी निर्माता भारत और क्या है? बांग्लादेश है। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जूट किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है? ए है काली मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी, डी है पीली मिट्टी। तो जूट जो है वो जलोढ़ मिट्टी में क्या है? अच्छी तरह से उगता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जूट किन क्षेत्रों में उगता है? ए है उष्णकटिबंधीय, बी है भूमध्य रेखीय, सी है शीतोष्ण एंड डी है ध्रुवीय। तो जूट जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। जूट किस क्षेत्रों में उगता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। ओके, आगे देखेंगे, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ए है ब्राज़ील, बी है भारत, सी है कोलंबिया, डी है श्रीलंका। तो जो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है वो ब्राज़ील है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BCE का तात्पर्य क्या है? BCE का तात्पर्य है, ए है बिफोर सीजर एरा, बी है बिफोर कॉन्टेम्परेरी एरा, सी है बिफोर क्रिश्चियन एरा, और डी है बिफोर कॉमन एरा। तो जो CE जो कॉमन एरा के पहले होता है उसे हम बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। तो वो BCE का जो तात्पर्य क्या है? वो बिफोर कॉमन एरा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। CE का
तात्पर्य क्या है? ए है बिफोर सीजर एरा, बी है कॉमन एरा, सी है बिफोर क्रिश्चियन एरा एंड डी है बिफोर कॉमन एरा। तो सी का तात्पर्य जो है वो कॉमन एरा से है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉमन एरा क्या है? ए है फर्स्ट ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा है। सेकंड है क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। थर्ड है आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत जो है भारतीय एरा है। एंड फोर्थ है हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से जो है वो क्या है, विकसित एक नया एरा है। तो कॉमन एरा जो होता है वो होता है क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में क्या है, स्वीकृत है। राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पुरानी पांडुलिपि पर लिखी गई थी, किस पे लिखी गई थी? फर्स्ट है ताड़पत्रों पे, सेकंड है पत्थरों पे एंड थर्ड है कागज पे एंड फोर्थ है लकड़ी पे। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां जो लिखी जाती थी फ्रेंड वो ताड़पत्र या बर्च नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। और पत्थरों और अभिलेखों पे शिलालेख अभिलेख जो लिखे जाते थे, पांडुलिपि जो लिखी जाती थी वो लिखी जाती थी ताड़पत्रों और बुर्ज नामक पेड़ की छाल पे, और जो शिलालेख या अभिलेख होते थे वो पत्थरों पे लिखे जाते थे। ओके, जो चित्र उकेरे जाते थे पत्थरों पे तो वो अभिलेख होते थे। तो राइट आंसर अभिलेख जो होगा तो सेकंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पांडुलिपियाँ पूछा है तो सबसे पुरानी पांडुलिपि जो होती थी ताड़पत्र और बर्च नामक पेड़ की छाल पे लिखी जाती थी। राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धोलावीरा शहर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित है। खादिर बेट पे स्थित था, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो धोलावीरा शहर जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में खादिर बेट पे क्या है, स्थित है। और निम्नलिखित में कथन पे विचार करें तो ये शहर जो था 2 भागों में विभाजित था। तो ये शहर 2 भागों नहीं 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा शहर जो था वो 3 भागों में विभाजित था। और सेकंड है यहाँ से हड़प्पा लिपि जो है पत्थर और शायद लकड़ी पर खुदा हुआ पाया जाता था। तो यह शहर जो 2 भागों में विभाजित था तो ये गलत है। ओके, तो ये शहर क्या था, 3 भागों में विभाजित था। और यहाँ से हड़प्पा लिपि सफ़ेद पत्थर और शायद लकड़ी पर खुदा हुआ पाया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा, इसमें ओनली 2 करेक्ट है, क्योंकि यह शहर जो है 2 भागों में विभाजित नहीं था, 3 भागों में विभाजित था। और धोलावीरा शहर जो है गुजरात के कच्छ के रण में खादिर बेट पे क्या है, स्थित है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सेकंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा कि ओनली 2 जो है वो राइट आंसर होगा। ओके, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।